तो कैसे आप सब आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल न्यू स्टडी सेंटर में। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस में आपदा प्रबंधन के बारे में। आपदा प्रबंधन क्या है तथा इसके संबंधित हमारे बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। चलिए आइए वक्त बर्बाद न करते हुए हम अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं। आपदा प्रबंधन के बारे में हम पहले कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आपदा एक ऐसी परिघटना है जो मानव को आर्थिक एवं शारीरिक क्षति पहुंचाती है, भले ही वह परिघटना अर्थात आपदा प्राकृतिक प्रदत्त हो या मानव जनित। आपदा आने से जन, धन और संसाधनों की अपार क्षति होती ही है। साथ ही मानव समुदाय भी व्यापक स्तर पर इससे प्रभावित होता है। सामान्य आपदाओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है: प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा जो अपने आप हो, मतलब प्रकृति के कारण उत्पन्न हो, उसे प्राकृतिक आपदा कहते हैं। मानव जनित आपदा जो मानव के कारण उत्पन्न हो, उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। प्राकृतिक आपदा के बारे में जानते हैं। प्राकृतिक आपदा गतिविधि और क्षेत्र विस्तार के आधार पर प्राकृतिक आपदा को निम्नलिखित उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, धीमी गति से होने वाला परिवर्तन, भूस्खलन, अपरदन, जीव के लक्षणों में परिवर्तन इत्यादि। तीव्र गति से होने वाला परिवहन, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट इत्यादि। सीमित क्षेत्र को प्रभावित करने वाला परिवर्तन, आंधी, तूफान, टॉर्नेडो, उल्कावृष्टि इत्यादि। चौथा है विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला परिवर्तन, भूमंडलीय तापन मतलब उष्मीकरण, ओजोन क्षरण और नाभिकीय विखंडन इत्यादि। अब मानव जनित आपदा के बारे में जानते हैं। मानव जनित आपदा मानवीय क्रियाओं के द्वारा अनजाने या जानबूझकर किए गए कार्यों को फलस्वरूप जो आपदा उत्पन्न होते हैं उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे पहला में हम एक प्रकार से बोल सकते हैं जहरीले रासायनिक पदार्थों का फैलने से हो सकता है, घातक जीवाणुओं एवं विषाणुओं के फैलने से हो सकता है, पराबैंगनी किरणों के विकिरण या नाभिकीय विखंडन से हो सकता है, कल कारखानों एवं वाहनों से निकलने वाले विषैले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस द्वारा फैल सकता है, सड़कों पर वाहन या रेलगाड़ी के होने वाली दुर्घटनाओं से फैल सकता है, विभिन्न प्रकार की दुर्घटना जल, वायु, ध्वनि इत्यादि से फैल सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला टॉपिक हुआ बड़े बड़े तटबंधों से टूटना। जातीय एवं धार्मिक दंगे भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब इसमें हमारे एग्जाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं। कुछ मानव जनित आपदा और कुछ प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं, इसकी संभावना है। तो बाढ़ के बारे में जानते हैं। बाढ़ वो स्थिति है जब नदियाँ का जल अपने तटों से बाहर फैलकर जान माल की क्षति पहुंचा दे। इसमें नदी का तल खतरे के निशान के ऊपर हो जाती है। उत्तरी पूर्वी बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। हम सभी जानते हैं कि लगभग हर एक साल उत्तरी पूर्वी बिहार में बाढ़ से ग्रसित रहती है। हम सभी बिहार वासी हैं तो ये देखते हैं। सूखे के बारे में जानते हैं। सुखाड़ क्या है इसके बारे में। सुखाड़ इस स्थिति को कहते हैं जब वर्षा की कमी हो और फसल जल के प्रभाव से सूखने लगे 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र लगभग प्रतिवर्ष सूखे के लपेट में होते हैं। ये हमने जान लिया बाढ़ के बारे में, सुखाड़ के बारे में। अब जानते हैं भूकंप के बारे में। भूकंप जब किसी बाह्य या अंतर्जन कारणों से पृथ्वी के भूपटल में कंपन उत्पन्न होते हैं तो उसे भूकंप कहते हैं।
1934 में बिहार में होने वाले भूकंप बहुत विनाशकारी था। मतलब 1934 में जो बिहार में भूकंप आया था वो काफ़ी विनाशकारी था। उस वक्त हम लोग का जन्म नहीं हुआ होगा। चलिए सुनामी, अगला टॉपिक है सुनामी के बारे में जानते हैं। जब भूगर्भीय हलचल समुद्र में तली में उत्पन्न होती है तो अति तीव्र समुद्री लहरें उत्पन्न होती है और तटों के समीप के भूभाग पर फैलकर जान माल की हानि पहुंचाती है। इसे सुनामी कहते हैं। चक्रवात अगला टॉपिक है हमारा। जब किसी क्षेत्र में निम्न दबाव का केंद्र बनता है और उसके चारों ओर उच्च दबाव रहता है तो बाहर से केंद्र की ओर बड़ी तेजी से वायु चलती है। इसे चक्रवात कहते हैं। उल्कावृष्टि, वर्षा के साथ साथ बर्फों के टुकड़े की बौछार को उल्कावृष्टि कहते हैं। खड़ी फसलें के समय वृष्टि से फसलों की बर्बादी होती है। वज्रपात, वर्षा के समय बादलों में अधिक हलचल होने और उसके आपस में घर्षण के कारण भूमि पर बिजली गिरती है। इसे वज्रपात कहते हैं। अब आइए बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में अधिक जानकारी लेते हैं, क्योंकि बाढ़ एवं सुखाड़ के बारे में उतना जानकारी आपके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इससे अधिक सवाल आ सकते हैं। ये 2 नंबर में आते हैं। चलिए आइए हम बाढ़ और सुखाड़ के बारे में एक और अधिक जानकारी लेते हैं, जो हमारे एग्जाम में आए तो इस प्रकार हम उसका उत्तर कैसे दे पाएँ। चलिए आइए देखते हैं बाढ़। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग 1976 में जो इसका स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार बाढ़ वह मौसमी परिस्थिति है जब नदी का जल परिभाषित चिन्ह खतरे के निशान के ऊपर अपवाहित होने लगता है। यह चिन्ह मानसून ऋतु के कारण मानसून ऋतु समय नदी अपवाह के औसत आधार पर निर्धारित किया जाता है। निर्धारण की अवधि 10 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच हो सकती है। भारत बांग्लादेश के बाद विश्व का दूसरा सर्वाधिक बाढ़ ग्रसित देश है। विश्व में बाढ़ से होने वाली मौतों में से 20% मौतें भारत में होती है। 20% मौतें भारत में होती है। भारत की कुछ नदियाँ बाढ़ की विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है, जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। यह हमारे बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब बात कही हमने कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक माना जाता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के माध्यम से इन नदियों के बाढ़ के प्रभाव कुछ नियंत्रण स्थापित किए गए। बाढ़ नियंत्रण के बारे में जानते हैं। बाढ़ का प्रकोप भारत के लिए कोई नई घटना नहीं है। प्राचीन काल से ही बाढ़ नियंत्रण के लिए नदियों पर तटबंध का निर्माण परंपरा चली आ रही है। 1954 में बाढ़ों का भीषण प्रकोप हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में भारी विनाश हुआ। चलिए आइए बाढ़ के कारण के बारे में जानते हैं कि बाढ़ क्यों आते हैं। बाढ़ का कारण, बाढ़ के उत्पन्न होने के कई कारण हैं, जिसमें कुछ इस प्रकार है। पहला ए नंबर, नदी के जल ग्रहण क्षेत्र से अत्यधिक वर्षा। मतलब नदी में जो जल है, जल ग्रहण क्षेत्र जो इसका भर गया, उसके बाद भी अधिक वर्षा होती जा रही है, तो ये बाढ़ का कारण हो गया। और दूसरा है नदी में अत्यधिक जल की वृद्धि। नदी में जब अत्यधिक जल की वृद्धि हो जाएगी तो यह हमारे गांव आसपास ही आएगा, जो हमें बाढ़ उत्पन्न करने में मदद होती है। तीसरा सी नंबर है वनों का विनाश तथा उससे उत्पन्न प्रक्रिया। वन का विनाश कर देते हैं तथा उससे उत्पन्न प्रतिक्रिया से होती है। चौथा नंबर हो जाएगा नदी की तली में गाद का जमा होना। मतलब नदी में जो तली होगा उसके अंदर गाद जमा हुआ तो पानी नदी में
अटेगा कैसे, तो वो पानी वहाँ पे जितना जगह वो खाली है मतलब नदी के ऊपर वो हमारे गांव में फैल जाता है, जिससे बाढ़ आ जाता है। 5वां नंबर है नदी के मार्ग पर स्थानांतरण की प्रवृत्ति। ये सब कारण है। बाढ़ से हमें क्या क्या हानि हो सकती है, यह सब हमें एग्जाम में लिखने को आ सकता है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। बाढ़ या सुखाड़ इन दोनों में से किसी एक के बारे में आपके एग्जाम में जरूर आएगा, विश्वास रखिए। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, यह मानव समुदाय के लिए अनेक समस्याएं उत्पन्न कराती है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार बाढ़ की औसतन प्रतिवर्ष 4 से 5 हजार करोड़ रुपया की फसलों की बर्बादी होती है, मतलब इतनी तीव्र बर्बादी होती है भारत में। चलिए आइए आगे देखते हैं। बाढ़ से लाभ, मतलब कोई चीज़ से कुछ हानि है तो लाभ होगा, तो बाढ़ से कुछ लाभ भी है। बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में बाढ़ का पानी अपने साथ साफ मिट्टी ले जाता है। बाढ़ का पानी हटने पर यह मिट्टी विस्तृत क्षेत्र में फैल जाती है। यह मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है और कृषि भूमि को उर्वरक बना देती है। चलिए आइए अब सुखाड़ के बारे में जानते हैं। बाढ़ के बारे में हमने बहुत जाना। सुखाड़, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के अनुसार सुखाड़ वह मौसमी परिस्थिति है जब मध्य मई से मध्य अक्टूबर के बीच लगातार 4 सप्ताह के बीच वर्षा की मात्रा 5 सेंटीमीटर से भी कम हो। वर्षा की मात्रा 5 सेंटीमीटर से भी कम होता है। भारत में सुखाड़, पश्चिमी भारत की विशेषताएं। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विस्तार वार्षिक वर्ष विस्तार से काफ़ी सहसंबंध रखता है, जैसे कि उपयुक्त व्याख्या से स्पष्ट है। अधिकांश अध्ययनों के अनुसार भारत में 15 ऐसे राज्य हैं जिनके 77 जिले लगभग प्रतिवर्ष सूखे के चपेट में आ जाते हैं। सूखे के प्रभाव न हो तो प्रतिवर्ष पड़ता है। सूखा का प्रभाव न तो प्रतिवर्ष पड़ता है और न ही सभी क्षेत्रों में एक समान पड़ता है। बिहार भारत के उन राज्यों में से एक है जहां बाढ़ और सुखाड़ का प्रभाव लगभग प्रतिवर्ष पड़ता है। हमारा बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां दोनों पड़ते हैं प्रतिवर्ष। सुखाड़ के कारण वनों की कटाई सुखाड़ का एक महत्वपूर्ण कारण है। वनों की कटाई मुख्य रूप से वैसे प्रदेशों में सुखाड़ का प्रमुख कारण बन जाता है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होती और ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 25 सेल्सियस से अधिक होता है। सूखे से हानि, सूखे से हमें क्या हानि है? सूखे से हानि, जहाँ तक सूखे का प्रश्न है, यदि अधिक गंभीर समस्या उत्पन्न करती है तो इससे लगी हुई फसलें बर्बाद होती है या फिर फसलों को लगाने में देरी होती है, जिसका प्रभाव फसलों की उत्पादकता पर भी पड़ता है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं भूकंप एवं सुनामी के बारे में। उस अगले वीडियो में हम सभी चर्चा करेंगे। आज हम लोग देखा सुखाड़ के बारे में, सुखाड़ के बारे में देखा। और क्या देखा देखते हैं हम लोग पीछे यहाँ पे सुखाड़ के बारे में देखा। और हम लोगों ने यहाँ पे बाढ़ के बारे में देखा। हम लोगों ने जाना आपदा प्रबंधन क्या है, आपदा प्रबंधन क्या है उसके बारे में जाना, उसके प्रकार के बारे में जाना। तो हमें उम्मीद है कि आप सब ध्यानपूर्वक बात सुनिएगा कि ये बाढ़ नियंत्रण है, मतलब बाढ़ के बारे में हम जो बताए हैं, या तो आपके एग्जाम में मतलब बाढ़ या सुखाड़ इन दोनों में से किसी एक से क्वेश्चन जरूर आएगा। आप सभी इन दोनों को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, सुनामी के बारे में चर्चा करते हुए। जय हिंद।